हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने अधिगम से रिलेटेड यानी शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे, जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे और व्याख्या सहित अपन हल करेंगे ताकि अपना कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तत्परता, अनुकरण, परिपक्वता। तो अनुकरण है वो अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। व्याख्या, अनुकरण अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। बाकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तत्परता और परिपक्वता है अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, लेकिन अनुकरण कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, एक शिक्षक संपर्ते समझाने के लिए पहले सिद्धांत व नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है। वह कौन सा अधिगम उपागम अपना रहा है? खोजी, आगमन, निगमनात्मक और व्याख्यान। तो यानी नियम से उदाहरण की ओर निगमनात्मक होता है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, निगमन उपागम में पहले नियम फिर उदाहरण दिए जाते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जबकि आगमन में पहले उदाहरण और उसके बाद नियम बताए जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा अपना क्वेश्चन है, लोग पहले गलतियों से सीखते हैं, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय प्रतिकूलन, अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि विधि और शास्त्रीय अनुकूलन। लोग पहले गलतियों से सीखते हैं, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा परीक्षण और त्रुटि विधि, यानी थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, परीक्षण और त्रुटि विधि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का भाग है। इसमें बालक अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। ऑप्शन सी दे रखा है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से, यानी छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यानी कि संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जबकि ऑप्शन 4 दे रखा है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय अधिगम निष्क्रिय नहीं होता। तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्सर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? सी टेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्याएं, सावलीनता विकार और संचार संबंधी विकार। तो ये दृष्टि संबंधी विकार है। कौन सा विकार है? दृष्टि संबंधी विकार है। आंखों में सूजन आना, अक्षरों का दिखाई नहीं देना, ये दृष्टि संबंधी विकार है। अगला अपना क्वेश्चन है, अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये प्रभावित करती है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिक ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने से, यानी कि अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी के रिक्त स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। तो तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिक ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने से। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो सी टेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के
अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा ध्यान देना। ध्यान देना प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 8वां अपना क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्याख्यान देते और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संरचनावादी विचार है कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संरचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया अधिगम का विकार जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जो बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? ये हमें बताना है कि अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ये कथन भी सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, यह कथन भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो ये अपना ऑप्शन है, ये गलत है। व्याख्या क्या है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह परिमाण नहीं होता, इसको मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है जीन पियाजे से लेकर, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर अक्ष को अज्ञात अंक के लिए की क्षमता रिक्त स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि बीजगणित और गणना से संबंधित है। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर अक्ष को अज्ञात अंक के लिए की क्षमता रिक्त स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीदुराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीदुराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। अधिक जानकर अन्य अंदर, अधिक जानकर अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक जानकर अन्य और अंदर। ये सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना करने में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी दे रखा, कक्ष में सहभागिता पूर्ण अधिगम को सबल प्रदान करना, वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागम का केंद्रीकरण करना,
स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। तो स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना, ये ऑप्शन अपना यानी कि करेक्ट नहीं है। तो व्याख्या, संरचनात्मक अधिगम उपागम में अध्यापक बच्चों में आत्म आकलन व आत्म विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि हतोत्साहित नहीं करता है। अगला अपना प्रश्न है, मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है। वह वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोग पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्ट व तार्किक कदम उठाता है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? और ये पूछा गया EMRS 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, योजना बनाना और व्यवहार करना संभावनाओं के आधार पर यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। यानी योजना बनाना और व्यवहार करना अमूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं में आता है। अगला अपना प्रश्न है, जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रासंगिक सीखना, प्रासंगिक अधिगम कहा जाता है। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रासंगिक सीखना कहा जाता है। व्याख्या, प्रासंगिक सीखने में किसी कार्य को बिना उद्देश्य के ही सीख लिया जाता है, जैसे अचानक से खड़ी गाड़ी के नंबर मन मस्तिष्क में याद हो जाना। जब किसी कार्य को उद्देश्य के साथ हम याद करते हैं उसे अभिप्राय सीखना कहते हैं। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से संबंधित। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता है? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या नहीं कर सकता है? वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है कि बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या क्या है? समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे निकट विकास क्षेत्र भी कहते हैं। अगला अपना प्रश्न है, बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर वह दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन, आत्म परीक्षण, मॉडलिंग, समर्थ प्रत्याशा। तो इसे कहा जाता है मॉडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडलिंग, मॉडलिंग कहा जाता है। फिर से देखो क्वेश्चन को, बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर वह दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, मॉडलिंग का तात्पर्य हम स्वयं से न सीखकर दूसरों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीख सकते हैं। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंध प्रक्रिया नहीं है, ये हमें बताना है। मॉडलिंग का तात्पर्य हम स्वयं से न सीखकर दूसरों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीख सकते हैं। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंध प्रक्रिया है? अवधारणात्मक प्रक्रिया, धाना धनात्मक प्रक्रिया, धारणात्मक प्रक्रिया, प्रे प्रेरणात्मक प्रक्रिया और संयोजनात्मक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजनात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, बंडूरा के अधिगम में ध्यान, धारणा, अभिप्रेरणा व पुनः उत्पादन प्रक्रिया शामिल होती है। ध्यान, धारणा, अभिप्रेरणा और पुनरुत्पादन प्रक्रिया शामिल होती है बंडूरा के अधिगम सिद्धांत में। पहले ध्यान को एकाग्रचित करते हैं, फिर धारण करते हैं, फिर अभिप्रेरणा और फिर पुनरुत्पादन किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है,
स्वाभाविक व अनुबंध उद्दीपक के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक रूप सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ये एच टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वाभाविक व अनुबंध उद्दीपक के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? समकालिक, विलंबित, संकेत, पश्चगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलंबित। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलंबित। स्वाभाविक व अनुबंध उद्दीपक के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? विलंबित। व्याख्या। विलंबित अनुबंधन अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताया है पावलोव के सिद्धांत में। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को कमजोर करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को कमजोर करती है। ये अपना कथन सही नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा है वो सीखने के व्यवहार को मजबूत करती है, कमजोर नहीं करती। व्याख्या। अभिप्रेरणा सीखने के लिए अनिवार्य राजमार्ग है जो सीखने की गति को तेज करती है तथा उसको शक्तिशाली बनाती है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, वो कौन सी ऐसी यानी कि एक अधिगम क्षमता या कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्ण और शब्दों में अंतर करने की समस्या उत्पन्न करती है, तो वो होती है डिसलेक्सिया। कौन सी अधिगम क्षमता होती है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया उत्तकों या अंगों के भीतर कोशिकाओं के असामान्य विकास को संदर्भित करता है। बाकी अधिगम असमर्थता के प्रकार हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के सर्वाधिक उपयोगी है? सामाजिक अधिगम संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के सर्वाधिक उपयोगी है? क्षेत्र भ्रमण, भाषण, प्रयोग, मानसिक उद्वेलन। तो क्षेत्र भ्रमण अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। क्षेत्र भ्रमण सामाजिक अधिगम के लिए सबसे उपयोगी है क्योंकि यहाँ बालक प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखता है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक सही है। सही कारक हमें बताने हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा बिल्कुल प्रभावित करती है। अभिक्षमता है ये भी प्रभावित करती है। अभिरुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है। अवधान भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी अधिगम को प्रभावित अभिप्रेरणा भी करती है, अभिक्षमता, अवधान और अभिरुचि, ये चारों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक का संप्रेषण कौशल, शिक्षक का शारीरिक कौशल। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का शारीरिक कौशल है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। बाकी शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षक का विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक का संप्रेषण कौशल, लेकिन शिक्षक का शारीरिक रूप यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र उपयोगी नहीं होगा? सरल से जटिल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या।
अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत है? सिद्धांत नहीं है, ये हमें पूछा है कि नहीं है। कौन सा अधिगम का यानी कि एक सिद्धांत नहीं है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभिप्रेरणा, व्यक्तिक पहुंच, प्रतिपुष्टि, निष्क्रिय उपस्थिति। तो निष्क्रिय उपस्थिति है, ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक व कृत्रिम उद्दीपक के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, नियंत्रित वातावरण, प्रेरक की कमी। प्रेरक की कमी, तो प्रेरक की कमी अपना आंसर हो जाएगा। फिर से देखो क्वेश्चन को, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक व कृत्रिम उद्दीपक के मध्य अनुबंधन की कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो प्रेरक की कमी है, ये प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, प्रेरक सबसे अधिक प्रभावित करता है अनुबंधन की प्रक्रिया को, जबकि इसमें दे रखी है प्रेरक की कमी, तो ऑप्शन वही अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अवधान व चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है? तो वो कहलाता है संज्ञानात्मक सीखना। अवधान व चिंतन जैसी मानसिक क्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक सीखना। मानसिक क्रिया के माध्यम से सीखना संज्ञानात्मक सीखना कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम स्थानांतरण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। यानी दाएं हाथ के बाद में बाएं हाथ से लिखना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है? तो ये द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। व्याख्या, जब शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है तो वह द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक अंग से दाएं हाथ से काम करने वाला जब बाएं हाथ से काम करने लग जाता है तो ये द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है? भोजन को। तो CS घंटे की ध्वनि को इंगित करता है। CS घंटे की ध्वनि को इंगित करता है। व्याख्या, CS कृत्रिम उद्दीपक को व्यक्त करता है जो मूल उद्दीपक से पहले दिया जाता है। पावलोव के सिद्धांत में यह घंटे की ध्वनि थी। CS घंटे की ध्वनि थी पावलोव के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 31वां अपना क्वेश्चन है, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना उत्तर हो जाएगा। अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम अक्षमता बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान की कमी और उपयुक्त सभी अपना उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और 32वां अपना क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी को चलाना हम खालिस्तान के आधार पर सीखते हैं तो निमित्तिक अनुबंधन के आधार पर अपन सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, स्किनर के सिद्धांत में मशीनों के माध्यम से यंत्रों के माध्यम से सीखना होता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? वातावरण पर, पुनर्बलन पर, अधिगम सामग्री पर, शिक्षक पर। तो यानी कि स्किनर का सिद्धांत पुनर्बलन पर जोर देता है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, स्किनर ने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में केंद्र बिंदु माना है। इसके दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन।
नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस होता है, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने हाउस माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? यानी एक अध्यापक ने पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस होता है, तो उसी को देख करके विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। तो यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण। तो ये ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। माउस का बहुवचन माइस होता है, माउस का बहुवचन माइस होता है, अतः यह नुकसान हुआ है। नोट, यद्यपि RSMMB बोर्ड में 3 माना है जबकि RPSC ने 4 माना है, तो ऋणात्मक स्थानांतरण होता है इस प्रकार का अधिगम। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें थॉर्नडाइक के क्वेश्चन क्या पूछा है, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो अपना उत्तर हो जाएगा अभ्यास का नियम। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। व्याख्या, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय परवलक नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वितीय परवलक नहीं है, ये हमें बताना है। श्रेणियां, भोजन, धन, प्रशंसा। तो भोजन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय परवलक नहीं है बल्कि श्रेणियां, धन और प्रशंसा ये द्वितीय परवलक है। व्याख्या, भोजन प्राथमिक पुनर्बलन में आता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है BF स्किनर से, अल्बर्ट बांडुरा से, एडविन रे गुथरी से और हल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन रे गुथरी से। एडविन रे गुथरी से संबंधित है। एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे संबंधित है? गुथरी से। व्याख्या, गुथरी ने व्यवहारवादियों के बारंबारता के नियम का खंडन करते हुए एकल प्रयास के नियम का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया में एक ही प्रयास से कार्य पूर्ण हो जाता है, ऐसा गुथरी का मानना है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। व्याख्या, थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत के आधार पर अधिगम के इन 3 मुख्य नियमों का उल्लेख किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, अभिकर्मित अधिगम प्रोग्रामिक लर्निंग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अभिकर्मित अधिगम प्रोग्रामिक लर्निंग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और ये पूछा गया 3rd ग्रेड इंग्लिश पेपर 2023 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यानी कि अभिकर्मित अधिगम है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। व्याख्या, अभिकर्मित अधिगम विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके कर्मिक रूप से सीखने पर बल देता है, जिसका उल्लेख स्किनर ने किया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। पावलोव ने कबूतर पर नहीं किया था, कुत्ते पर किया था, तो ये गलत है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, बिल्कुल सही है। कोहलर ने चिंपांजी पर, ये दोनों सही है।
व्याख्या, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था तथा स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला अपना कथन है कि सही विकल्प चुनिए, अधिगम क्या है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, शांत रहना नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया अपना आंसर हो जाएगा। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। व्याख्या, अधिगम एक सक्रिय, रचनात्मक और करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है, ये हमें बताना है। ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न कि वह जन्मजात होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये कथन भी सही है। अधिगम एक खाली बर्तन के समान होता है, अधिगम एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है, ये कथन अपना गलत है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो अधिगम खाली बर्तन के समान नहीं है जिसमें ज्ञान भरा जाता है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 और 44वां क्वेश्चन है अपना, शिक्षण अधिगम के निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। शिक्षण अधिगम के निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होना चाहिए, अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए, अध्यापक में अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 है, यह अपना आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शिक्षण अधिगम के निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन अपना एक कौन सा हो जाएगा, अध्यापक के सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, विषय वस्तु का स्थानांतरण निर्मितवाद में बालक स्वयं करता है, ना कि अध्यापक करता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45वां प्रश्न है, निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्य और गलत संप्रत्य जानने चाहिए, अध्यापक को कक्षा में विचार के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रत्यों के अनुप्रयोग को और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है, अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, निर्मितवाद में अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान बालक स्वयं करता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद, भावात्मक निर्मितवाद, मनोक्रियात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद, रेडिकल निर्मितवाद। रेडिकल निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद। तो भावात्मक निर्मितवाद मनोक्रियात्मक निर्मितवाद नहीं है, जो कि निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। व्याख्या, भावात्मक और मनोक्रियात्मक अधिगम के प्रकार होते हैं, ना कि निर्मितवाद की। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है। विद्यार्थियों का अधिगम स्वामित्व, सामाजिक बातचीत करता, जटिल अधिगम वातावरण, पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। व्याख्या, निर्मितवाद में पाठ्य वस्तु की बहुपरिप्रेक्ष्य प्रस्तुति होती है, ना कि विशिष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, पशु निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद, रेडिकल निर्मितवाद। तो पशु निर्मितवाद नहीं होता है निर्मितवाद का प्रकार, बल्कि संज्ञानात्मक निर्मितवाद होता है, सामाजिक होता है और रेडिकल होता है, लेकिन पशु निर्मितवाद नहीं होता। नेक्स्ट, और ये पूछा गया है संस्कृत में। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं
प्रतिवर्त्या की धारणा प्रतिवर्त्य प्रतिवर्त्यता की धारणा देखी जा सकती है, तो ये देखी जा सकती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। व्याख्या 7 से 12 वर्ष के मध्य बच्चे में विचारों की विलोम्यता पाई जाती है, जहां वह नियमों को समझना प्रारंभ कर देता है तथा किसी प्रकार का अंतर व संबंध स्थापित कर सकता है। अगला अपना क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है? तो सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक का ऐसा मानना है। व्याख्या, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों में अधिगम को कर्मिक प्रक्रिया कहा है कि अधिगम है वो धीरे धीरे होता है, ऐसा थॉर्नडाइक मानते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है? खोज पर आधारित, चिंतन का विकास, रटन पद्धति का प्रोत्साहन, नवीन ज्ञान का निर्माण। तो ऑप्शन 3 है वो अपना गलत हो जाएगा और यही अपना उत्तर है, रटन पद्धति पर आधारित निर्मितवाद के संदर्भ में यानी कि सही नहीं है। तो निर्मितवाद खोज पर आधारित है, चिंतन का विकास होता है निर्मितवाद में और नवीन ज्ञान का निर्माण होता है, लेकिन रटनत पद्धति पर आधारित नहीं है निर्मितवाद। व्याख्या, निर्मितवाद समझकर सीखने और ज्ञान के निर्माण पर बल देता है, ना कि रटने पर। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? एरिक्सन से, जीन प्याजे से, कोहलबर्ग से, स्किनर से। तो उत्तर हो जाएगा स्किनर। स्किनर के सिद्धांत का केंद्र बिंदु पुनर्बलन है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं। तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? मनोगत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावात्मक अधिगम। तो यांत्रिक अधिगम नहीं होता। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक प्रकार नहीं है, यांत्रिक अधिगम। व्याख्या, अधिगम के मुख्य क्षेत्र में प्रकार में अधिगम के मुख्य क्षेत्र के प्रकार में संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम आते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सीखने की विशेषता नहीं है? सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही है। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये कथन भी सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी सही है। सीखना केवल औपचारिक होता है, तो ऑप्शन 4 अपना गलत है, यही अपना आंसर है। व्याख्या, सीखना औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम से होता है, बिल्कुल सही है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, नवीन व्यवहार का अर्जन। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है। व्याख्या, परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं है,
और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन अनौपचारिक दे दिया, औपचारिक नहीं दिया। ऑप्शन फर्स्ट है जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं उनमें औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं है। व्याख्या: औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था होती है, ना कि कोई अनौपचारिक होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन संबंध की मजबूत शक्ति को बढ़ा देता है। पुनर्बलन संबंध की मजबूत शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड है वो संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। पुनर्बलन संबंध की मजबूत शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधित प्रभाव का नियम। व्याख्या: थॉर्नडाइक ने 1930 में किए गए अनुसंधान के आधार पर संक्षिप्त प्रभाव का नियम बताया, जिसके अनुसार पुरस्कार से बंधन सुदृढ़ होते हैं, परंतु दंड से कमजोर यह जरूरी नहीं है। अगला अपना प्रश्न है, निर्मितवाद के ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपनी ज्ञान और समझ का विकास करते हैं। उपयोग वास्तविक संसार से करते हैं। तो विस्तार, संलग्न, खोज, व्याख्या। तो विस्तार अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या: रोजर बाइकी द्वारा दिया गया यह 5E का चौथा बिंदु होता है, जिसमें बालक सीखे गए ज्ञान को पूर्ण अनुभव से संबंधित करके वास्तविक संसार में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। यह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तत्परता का नियम। कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तत्परता का नियम। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तत्परता का नियम। व्याख्या: तत्परता के नियम के अंतर्गत शिक्षक को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक की जिज्ञासा व इच्छा जागृत हो जाए। वह नवीन ज्ञान को सीखने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार हो जाए, जिसे ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग करके। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारण, उत्पादन, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा अपना राइट आंसर हो जाएगा। बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अभिप्रेरणात्मक से। व्याख्या: प्रतिनियुक्त प्रेरक से तात्पर्य उन प्रेरक से है जो किसी कार्य को करने के बाद बाह्य रूप से समाज द्वारा या दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो स्वयं हेतु रटना अधिगम। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या: अधिगम स्थानांतरण में समझकर सीखना मदद करता है, ना कि रटना। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी
की उच्चतम अवस्था है? सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो गेने ने जो अधिगम के 8 प्रकार बताए थे उनमें सबसे जो उच्चतम अवस्था है वो है समस्या समाधान अवस्था। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। आर एस गेने द्वारा अपने अधिगम सोपानिकी सिद्धांत में अधिगम के 8 प्रकार बताए, जिसमें समस्या समाधान अधिगम को अधिगम का सर्वोच्च स्तर माना जाता है, जहां बालक स्वयं समस्याओं का समाधान करता है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार के स्कीम में संशोधन कर लेता है। ये तो पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? अनुकूलन से, समंगीकरण से, साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। व्याख्या। किसी भी स्कीमा में संशोधन परिमार्जन परिवर्तन का होना होता है, लेकिन ऑप्शन में इसका यानी कि इसका किसी भी स्कीमा में संशोधन परिमार्जन परिवर्तन का होना अकोमोडेशन यानी समायोजन होता है, लेकिन ऑप्शन में इसका उल्लेख ना होना तथा अनुकूलन में अंग्रेजी अनुवाद में अकोमोडेशन का उल्लेख होने के कारण इसका ज्यादा सही उत्तर अनुकूलन है, बल्कि इसका उत्तर होता समायोजन। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, चिन्ह चिन्ह सिद्धांत, निरीक्षण प्रयोग प्रेक्षण अधिगम, आदत आदि होना। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, आदत आदि होना। व्याख्या। अभ्यसन अभ्यसन एक ऐसा असाहचर्य अधिगम का प्रकार है जिसमें प्राणी उस उद्दीपक के प्रति कम मात्रा में अनुक्रिया करता है जो उसके सामने बार बार उपस्थित किया जाता है और कुछ समय बाद विलुप्त कर दिया जाता है।